की एक मिनट में क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय प्री मेडिकेशन? प्री मेडिकेशन सर जो सर्जरी से पहले या किसी प्रोसीजर से पहले कोई भी किसी खास स्पेशल कंडीशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए या रिस्क को कम करने के लिए जो हम मेडिकेट करते हैं उसको कहते हैं प्री मेडिकेशन। अच्छा, बिफोर सर्जरी क्या क्या दवाइयाँ देते हैं इसमें सर? कोई एंजाइलेटिक्स हो सकते हैं, इसमें जो है तो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हो सकते हैं, उसमें प्रोकाइनेटिक एजेंट्स हो सकते हैं, उसमें कोई सेडेटिव्स हो सकते हैं, उसमें कोई प्रिएम्प्टिव एनाल्जेसिक्स हो सकते हैं, और इसके अलावा सर ये जो पेशेंट की कोई कोमोर्बिडिटीज के लिए जो ड्रग्स चल रही होती है, क्या उसको हम इसमें कंसिडर करेंगे? उसके अंदर कोई अगर एंटी एमेटिक्स होते हैं, एंटी एमेटिक्स होते हैं, ठीक है। एक्चुअली हाँ। ये बहुत ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ना जी। तो लेकिन कॉमनली देखो, सबसे कॉमनली तो जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर आपका एंजियोलिसिस है, फ्यू एनवी प्रोफाइलेक्सिस है, ठीक है, जो प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया है, ठीक है। उसके बाद जो आप अगर डीकंजेस्टेंट या जो एंटीसैलोगॉग्स दे रहे हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, ये सारे प्री मेडिकेशन हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या मतलब बेसिकली ये एक आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर ना समझें तो मुश्किल बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आपने एहतियात करनी होती है ये प्री मेडिकेशन देते हुए? सर क्या मतलब, क्या याद करनी होती है? क्या इसमें आपको, जैसे अगर एंजियोलिसिस के लिए रेफरेंस सही है, किन कंडीशंस में आप एंजियोलिसिस कॉशियसली देंगे? सर जैसे बच्चे होते हैं जो, या जीरियाट्रिक्स पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें अगर हम कोई सेडेटिव दे रहे हैं, स्पेशली मिडाजोलैम, तो वो जो हम कॉशियसली देते हैं। इसके अलावा कोई अगर उसमें जो है तो कोई लाइक ओपियोइड्स नहीं होते, लेकिन अगर वो दे दे तो जिसके अंदर हाइपोक्सिया, देखिए मेरी बात सुनो, इसके अंदर हाइपोक्सिया और हाइपरकार्बिया इज अ प्रॉब्लम, लाइक एनी पेशेंट विद पल्मोनरी हाइपरटेंशन, एनी पेशेंट ओबीज पेशेंट जिसके अंदर प्री मेडिकेशन देने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है वो, ठीक है। तो अच्छा, कमिंग बैक टू द फर्स्ट सिनेरियो क्या था भला? सर फर्स्ट सिनेरियो था ये है सर, 33 ईयर ओल्ड है, 28 वीक प्रेग्नेंट वुमन है और सिवियर हेडेक के साथ है। एक मिनट मुझे कॉल, मैं असल में ऑन कॉल हूँ, सिर्फ 1 मिनट वेट करना। सारा हेलो ये सॉरी नुसरत, ये जी पहला सिनेरियो बताइए सर। ये 28 वीक प्रेग्नेंट वुमन है, सॉरी 33 इयर्स ओल्ड है और 28 वीक्स है प्रेगनेंसी है उसका।
जो है तो हेडेक है और उसके साथ उसको ब्लड प्रेशर है 2200 बाय। So what is the provisional diagnosis? सर प्रोविजनल डायग्नोसिस जो है तो PIH है, Okay. बल्कि सीवियर PIH है। इसके बाद जो है एसेंशियल हाइपरटेंशन भी हो सकता है। What is difference between chronic hypertension in pregnancy and preeclampsia? सर क्रोनिक हाइपरटेंशन जो है तो इसके सर मैं तुक्का लूंगी कि ये अगर पेशेंट को एसेंशियल हाइपरटेंशन है तो वो अगर उसके साथ जो है तो प्रेगनेंसी इंड्यूस भी हो जाए तो वो क्रोनिक हाइपरटेंशन होगा। और जो सेवियर हाइपर या प्री एक्लेम्शिया जो है तो वो अगर पेशेंट को हेडेक हो रहा हो, ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा हो, प्रोटीन लेकिन फिट्स ना हो रहे हो, उसमें ट्रेड ऑफ हाइपरटेंशन होता है जिसमें हाइपरटेंशन होता है, प्रोटीन यूरिया होता है और जो है थर्ड होता है उसके अंदर एक और चीज क्या होती है? एडिमा होता है, एडिमा आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है? 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी होता है, उसमें फेशियल एंड एडिमा होता है और प्रोटीन यूरिया होता है, सीवियर ब्लड प्रेशर होता है। बिल्कुल। अच्छा, उसके ये बाद आप मुझे ये बताइए कि इस पेशेंट को अगर आपने एनेस्थीसिया आपने देना होगा तो व्हाट फैक्टर्स विल डिसाइड अबाउट योर चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया? That whether you have to give general anesthesia or spinal anesthesia if they want to proceed for cesarean section, although this is 28 weeks, so they will try to prolong the pregnancy, but priority will be given to the mother. Okay, तो ये तो आप पहले ही बताएंगे उनको, ये मैंने खुद से बता दिया लेकिन एग्जाम में आपको ये भी बताना होगा। तो what factors on what factors you will decide whether you should give general anesthesia or spinal anesthesia? सर पेशेंट के लिए जो है जैसे इसका जो उसमें है अगर इसकी कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, ठीक है, तो इस पेशेंट के लिए मेरे लिए मैं चूज करूंगी वो एपिड्यूरल होगा। और अगर पेशेंट की जो है तो यू हैव नॉट लिसन टू माय क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पेशेंट को सिजेरियन सेक्शन करवाना है। ऑन व्हाट बेसिस ना सर? ऑन व्हाट फैक्टर्स, यानी कि कौन से फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होंगे या कौन सी फाइंडिंग्स इसके अलावा होंगी कि उसकी बेस पे आप जीए की तरफ जाएंगे या स्पाइनल की तरफ जाएंगे? सर अगर इस पेशेंट की जो है तो पहले मैं तो ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ इसके डिस्कस करूंगी अगर वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना चाहेगी, क्योंकि 28 वीक पे पेशेंट को डिलीवर नहीं किया जाता, लेकिन अगर कंडीशन ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि पेशेंट की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना है तो उन बेसिस पे फिर मैं एनेस्थीसिया प्लान करूंगी। और फिर उसमें सर मेरे पास ऑप्शन तो मेरे पास सर एपिड्यूरल भी है, मेरे पास जीए का भी है, बट है कि अगर मैं पेशेंट को एपिड्यूरल दूंगी, अगर कोई वाले इश्यू नहीं है इस पेशेंट के अंदर तो मेरे पास फिर मेरे पेशेंट के लिए होगा एपिड्यूरल। लेकिन अगर पेशेंट का कोई सपोज सिवियर नुसरत आपकी आवाज नहीं आ रही है। सारा आप इस आंसर को देना चाहेंगी? नुसरत की आवाज ब्रेक हो गई है। आपको अगर आवाज आ रही है तो आप बताएं। डॉक्टर सारा आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर सारा आपको आवाज आ रही है? जी जी मुझे आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी आप आंसर दें इस क्वेश्चन का ही कि on which factors would you like to give GA and which factors will lead you to decide for spinal or epidural? सर अगर पेशेंट को कोई कोगुलोपैथी नहीं है या कोई रेज्ड आईसीपी के साइंस नहीं है, कोई स्पाइनल की रीजनल की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो आई विल गो फॉर रीजनल एनेस्थीसिया। अदरवाइज वी हैव द ऑप्शन फॉर जीए एज वेल। लेकिन हाइपरटेंसिव अगर इसी पेशेंट में अगर एक्टिवली फिट्स नहीं हो रहे तो ये भी चीज आएगी, ठीक है? जब फिट्स पड़ रहे तो आपने बिल्कुल सही बताया। ओके, सो लाइक व्हाट आर द कंसर्न्स इन स्पाइनल लगाते हुए और एपिड्यूरल लगाते हुए आपको जो है वो अगर आप स्पाइनल वर्सेस एपिड्यूरल आपको डिसाइड करना हो तो विच विल बी अ बेटर चॉइस? क्या स्पाइनल के क्या एडवांटेजेस हैं
या एपिड्यूरल के क्या एडवांटेजेस हैं? इन दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन सा है? एपिड्यूरल। सर एपिड्यूरल बेहतर है कि हाइपर हम्म। प्रोलॉन्ग इफेक्ट होता है उसका मोर देन स्पाइनल, लेकिन स्पाइनल का एडवांटेज ये है कि द ब्लॉक विल बी मोर डेंस। इसमें सर हम पोस्ट ऑप एनाल्जेसिया के तौर पे एपिड्यूरल का यूज कर सकते हैं, और एक तो हाइपरटेंशन और सर ग्रेजुअल इफेक्ट होगा। ग्रेजुअल इफेक्ट होगा तो हाइपरटेंशन भी हाइपरटेंशन भी पोस्ट ऑपरेटिवली भी एपिड्यूरल की वजह से पेन अच्छा होगा तो मैनेज हो जाएगा। एक ये भी बात है, और मुझे बताएं कि एपिड्यूरल हेमाटोमा बनने के किसमें ज्यादा चांसेस होंगे? अगर कोई कोगुलोपैथी है तो कोगुलोपैथी होगी। नहीं एपिड्यूरल की नीडल कितने गेज की होती है और स्पाइनल की नीडल कितने गेज की होती है? सर 18 स्पाइनल वाली तो 27 भी है, 25 भी होती है, और इसकी वाली मैम 18 की होती है शायद। एपिड्यूरल हेमाटोमा के रेफरेंस से ज्यादा बेहतर कौन सा हुआ फिर? स्पाइनल हुआ सर। स्पाइनल। एपिड्यूरल के कौन से इफेक्ट की वजह से, सॉरी, पीआईएच की कौन सी पैथोलॉजी की वजह से एपिड्यूरल ज्यादा बेहतर है? एपिड्यूरल सर सर डॉक्टर यूसुफ प्लीज आप सर टेक ओवर करेंगे फॉर फ्यू मिनट्स। एक्चुअली मैं ऑन कॉल हूं तो भी आपका मैंने नाम देखा है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू फॉर अ मिनट प्लीज। नुसरत एक मिनट प्लीज वेट करें। सर रिलैक्सेंट के तौर पे करता है तो सर वो प्रिवेंट करता है सीजर्स को। और नहीं ये तो प्रिवेंट करता है, कैसे करता है? मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग है। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग है, ठीक है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग है। इंक्रीज थ्रेशोल्ड फॉर सीजर, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग है, ठीक है, थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है, ठीक है, ये भी सही है आंसर, ठीक है। और उसके बाद जो है मैग्नीशियम का जो है क्या उसको कहते हैं, हाई वेजोडाइलेटिंग इफेक्ट भी होता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कम होता है, ठीक है। और मैग्नीशियम का टॉक्सिसिटी को किस तरह देखते हैं, किस तरह मॉनिटर करते हैं मैग्नीशियम की थेरेपी को? सर वो तो एक तो डेली हम लोग करवाते हैं इसके लेवल्स, दूसरा ये है कि रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, और ये जो है तो ये हाइपर रिफ्लेक्सिया करवाते हैं, और फिर जैसे जैसे सिवियरिटी बढ़ती है। हाइपर रिफ्लेक्सिया सर रिफ्लेक्सिव नहीं सर, रिफ्लेक्सेस डिमिनिश करेगा। हाइपो तो हाइपर क्यों बोल रही हो सर? मैंने हाइपर रिफ्लेक्सिया कहा है। अच्छा चलो एनीवेज, आप ये बोलें कि रिफ्लेक्सेस करेंगे, इससे डीप टेंडिंग रिफ्लेक्स स्केलेटल रिफ्लेक्सेस करेंगे, उससे नेक्स्ट लेवल पे क्या चीज जाएगी? सर उससे नेक्स्ट लेवल पे पेशेंट जो है तो सर उसको फिट्स भी हो सकते हैं सर, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा सर, उसके बाद गाड़ी करें। नुसरत आपको अभी मजीद पक्का करने की जरूरत है। स्केलेटल मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स एंड देन कार्डियक मसल। हाँ सर याद आ गया। और वैल्यूज याद होनी चाहिए कि किस लेवल पे क्या होगा। बिल्कुल ये एमसीक्यू में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यू में आपको कंफ्यूजन ये होती है कि आपको मिलीमोल, मिली इक्विवेलेंट और मिलीग्राम आपको पता होना चाहिए कि ये तकरीबन डबल होता है। मिलीमोल का डबल होता है मिली इक्विवेलेंट, और मिली इक्विवेलेंट का डबल होता है मिलीग्राम। और आपको ये भी पता होना चाहिए ऐसा यूनिट मिलीमोल होता है, ठीक है। तो आपको और यूरिन आउटपुट का क्या रोल होता है, यूरिन आउटपुट से क्या रिलेशन होता है? मैग्नीशियम से रीनल टॉक्सिसिटी होती है सर। मैग्नीशियम से रीनल टॉक्सिसिटी, अगर यूरिन आउटपुट कम होगा तो सर मैग्नीशियम में रीनल टॉक्सिसिटी करवाएगा। मैग्नीशियम लेवल जो है वो किडनी मेंटेन करता है ना, तो अगर किडनी काम नहीं कर रहे होंगे तो मैग्नीशियम लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, टॉक्सिसिटी करवाएगा जी, ठीक है। अच्छा ये हो गया। उसके बाद मैग्नीशियम अगर थेरेपी ले रहा है तो और एनेस्थेटिक क्या कंसिडरेशंस हो सकते हैं? एक तो ये आपने उसका मॉनिटर को करना है, और एक और क्या इसके एनेस्थीसिया इंटरेक्शन होती है? एनेस्थीसिया सर ये ड्रग मैक उसको कम करता है, सेडेशन कराता है। एक बात हो गई, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपने नहीं बोली है सर। ड्रग रिक्वायरमेंट कम करता है एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक्स की।
ये बात आप वो रिपीट कर रही हैं। सर मैं समझी आपने सारों को बोला। न्यूरोमस्कुलर हाँ जी सर, डोज डिक्रीज हो जाएगा। ये आपको अब धक्का स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। 2-3 तो बातें हैं ये सर ये मैंने जनरल नॉलेज से बताया है सर वो नहीं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग इफेक्ट का इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में। वैसे भी मैक कम होती है, ज्यादा होती है? सर मैक कम होती है। क्यों? अब देखो ये बुरी बात है, डाइल्यूशनल एनीमिया, अजहर ईस्ट्रोजन नहीं होता, डाइल्यूशनल एनीमिया भी प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से सर, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से मैग रिक्वायरमेंट कम होती है, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से लिगामेंट्स लैक्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से गैस्ट्रोक्रिसिस होता है। ये सारे इफेक्ट प्रोजेस्टेरॉन रिलेटेड होते हैं, ठीक है जी सर। और फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, एनाटॉमिकल कंसिडरेशंस क्या क्या होंगी, लंबी कहानी नहीं सुनानी, लफ्ज में बोलना है। सर इनमें जो है तो टाइडल वॉल्यूम कम हो जाता है, एफआरसी जो है तो वो मेंटेन रहता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। आपको चेंजेस बतानी चाहिए सिर्फ, या आपको कोरिलेशन करके बताना है? ये सर मैं तो चेंजेस ही बता रही हूँ। ये मैंने आपको कितनी दफा समझाया है कि वो चेंजेस आपका चेंजेस का उन्होंने अचार बनाना है। यानी सर मुझे उससे कोरिलेट करना है ना ड्रग से, कि भाई ये होगा तो हम ये करेंगे। ड्रग्स का फिजियोलॉजिकल चेंजेस में ड्रग्स का से रिलेशन होगा सर। देख लो नुसरत, ये मैंने बहुत दफा बताया। सर नहीं सर मेरी बात सुने, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं क्या? चुप कर जाओ। अच्छा सही, ठीक है सर। कम हो गई, रिस्पिरेटरी कंजम्पशन ज्यादा हो गई, ठीक है, तो क्या इफेक्ट होगा? अल्टीमेटली इजी डिसैचुरेशन होगी, ठीक है, अर्ली डिसैचुरेशन होगा सर, गैस्ट्रोपरेसिस होगा, स्टमक होंगे, डिफिकल्ट एयरवे भी, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन होगा, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन बढ़ जाएगा, एयरवे की एनगॉजमेंट, ब्रेस्ट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू की एनगॉजमेंट हो रही है, डिफिकल्ट एयरवे है, जी सर, हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है, जो है वो जो फैक्टर सारे इंक्रीज हो गए, तो उसकी वजह से क्या है, डीबीटी के चांसेस हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस हैं, इसलिए थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस देना है। तो रिलेट करो चीजों को, ठीक है। अच्छा, जो है वो रैम पोजीशन बनानी है, एयरवे के मैनेजमेंट के लिए रैम पोजीशन बनानी है, क्रिकॉइड प्रेशर देना है, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करनी है, ठीक है। तो अब ये कहानी देखो ना, एक सिनेरियो में इतना ज्यादा टाइम लग गया, तो अब ये कैसे होगा? मेरे पास तो आज तो मैं सुबह से हॉस्पिटल में था, मैं ऑन कॉल भी हूँ, मुझे बीच बीच में फोन भी आ रहे हैं, तो मैं ये जो है ना, ये देखो, ये आप ज्यादती कर रहे हो आप लोग, ये एक चीज मैं कितनी दफा बता चुका हूँ, अब आपको मैंने बताया भी है, ये मैं रोजाना ही कहानी सुनाता हूँ, ये कि खुदा के लिए ये चेंजेस को क्लिनिकली कोरिलेट करके जुमला याद कर लो। प्रेगनेंसी के लिए, एल्डरली के लिए, पीडियाट्रिक के लिए, न्यूनेट के लिए, स्मोकर के लिए, बीस पेशेंट के लिए, ये आपका टिप्स पे होना चाहिए। डायबिटीज के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, ये पेपर आउट है, ये पेपर में आना ही आना है, हर सूरत आना है, ठीक है। तो ये जो है ना, एपिड्यूरल और स्पाइनल वाली बात मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दी कि वे PIH के पेशेंट के अंदर एपिड्यूरल लगाने के क्या एडवांटेज हैं, आपको जो है ना वो DVT के चांसेस कम हो गए, आपके जो है वो ग्रेजुअल ब्लड प्रेशर फॉल करेगा, आपको चाहिए कि आप साइड इफेक्ट से बच सकते हैं, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हो सकती है, एस्पिरेशन का रिस्क होता है, इंट्यूबेशन का रिफ्लेक्स आता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, और उसमें प्रॉब्लम्स क्या है कि भाई मोटी नीडल होती है, उसकी वजह से PTPH, एक तो वैसे प्रेग्नेंट पेशेंट में ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसकी वजह से अगर हीमाटोमा बनने के ज़्यादा चांसेस हो गए, अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड है, कोएगुलोपैथी के अगर चांसेस है, ठीक है। स्पाइनल का ये एडवांटेज है, उसमें जो है वो रीजनल के इफेक्ट्स भी आ जाते हैं, और साथ एपिड्यूरल का क्या एडवांटेज है, पोस्ट ऑफ पेन के लिए, ठीक है। तो स्पाइनल का ये है कि उसकी जो है वो सडन हाइपोटेंशन हो सकती है, इसलिए आपने प्री लोड लाजमी करना है, ठीक है। तो ये इसके हैं, और GA का मैंने आपको बता दिया, इंट्यूबेशन का स्ट्रेस रिस्पांस होगा, मैग्नीशियम थेरेपी की वजह से मैग कम होगी, मैग्नीशियम थेरेपी की वजह से जो है वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी,
और बाकी चीज़ें हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी तरतीब चेंज करके ना मैं दूसरा एक बार टॉपिक पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा है। इंशाल्लाह फिर बाकी कल कर लेंगे फिर इंशाल्लाह। ये अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंट्रा ऑपरेटिव हाइपोटेंशन हो गई है, कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज? सर ये अगर इंट्रा ऑपरेटिव है तो सर एक तो डीप एनेस्थीसिया हो सकता है, हाइपोवोलीमिया हो सकता है, और देखो मेरी बात सुनो, ये भी अपने दिमाग के अंदर पहले रिवाइज ये कर लो कि एनेस्थेटिक फैक्टर, पेशेंट फैक्टर, सर्जिकल फैक्टर, उसके बाद जीए वर्सेस स्पाइनल। इस तरह अगर आप अपने सोच के बताओगी तो आसानी हो जाएगी। अव्वल तो ये कि वो आपको कोई ना कोई सिनेरियो देंगे कि आप वो जीए होगा या स्पाइनल होगा। इस वक्त हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में आप बता देंगे जीए में क्या कॉजेज होंगी, स्पाइनल में क्या कॉजेज होंगी, पेशेंट फैक्टर क्या होगा, एनेस्थेटिक फैक्टर क्या होगा, सर्जिकल फैक्टर क्या होगा। आप बताओ, बताना आसान नहीं हो जाएगा? जी सर। बताओ, शाबाश। सर पेशेंट फैक्टर सर जो है तो हाइपोवोलेमिक हो सकता है, एंटी हाइपरटेंसिव का इफेक्ट हो सकता है, और सारा आप बताओ। सर नुसरत फेल हो गई है, आप बताओ, शाबाश। सर आप सोच के रखो, सारा बताओ, शाबाश। अच्छा सर, सबसे पहले हम ट्रीट द कॉज करेंगे और कॉज रूल आउट करेंगे, पेशेंट्स रिलेटेड, सर्जरी रिलेटेड और एनेस्थीसिया रिलेटेड। एनेस्थीसिया रिलेटेड के सडन हाइपरटेंशन हो गई, अगर आपने कोई आईवी इंडक्शन एजेंट दिया है फास्ट रेट पे, अगर आपने दे दिया, या इनहेलेशनल इंजेक्शन से बहुत डीप हो गया पेशेंट रिलेटेड कोई हाइपरटेंशन के कॉजेज होंगे, patient like if he is in sepsis, hypovolemia, टेंशन निमोथोरिक्स अगर उसने डेवलप कर लिया है, या एमआई हो गया है उसको, लाइक कार्डिक फेलियर हो गया है, और सर्जिकल रिलेटेड कॉजेज में हेमरेज हो गया है, वॉल्यूम लॉस, फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा हो गया, वो बिगर वुंड है, एंड एओर्टा केवल कंप्रेशन हो सकता है सर प्रेग्नेंट पेशेंट। यस, इन प्रेग्नेंट पेशेंट अगर है तो एओर्टो केवल कंप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट रिलेटेड में कार्डिक टेम्पोनेट भी आ जाता है। कोई इंट्राथोरेसिक देखें, आप इसके अंदर ज़हन में रखेंगे ब्लड प्रेशर, निमोथोरेक्स सर, एक सेकंड, निमोथोरिक्स और बताएं ब्लड प्रेशर कम होने की कॉजेज क्या होंगी? या टेंशन निमोथोरिक्स, नहीं, या सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो गई, या पंप फेलियर हो गया। अब आपके लिए जिंदगी और आसान हो जाएगी। वो कौन सी चीजें होती है? एनाफाइलैक्सिस नहीं हो सकता? एनाफाइलैक्सिस, यस सर। कोई रॉन्ग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकती? एग्जैक्टली, ठीक है। ब्लड रिएक्शन जो आपने ओवरडोज दे दिया है, अलग अलग सारा बता दें आप इनहेलेशनल एजेंट्स बता दें, आप आईवी एजेंट्स बता दें, आप क्या नाम है उसका, ओपियोइड बता दें, आप उसके बाद जो है मतलब एनाफाइलैक्सिस मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो है वो जो बाकी जो चीज़ें हैं वो उससे है कि पेशेंट को कोई, अब देखिए, अब आप दूसरे ज़हन में रखेंगे, या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो तो उसमें भी हाइपोटेंशन हो सकती है, रेस्पिरेटरी को प्रॉब्लम हो तो उसके अंदर भी हाइपोटेंशन हो सकती है। अब आप रेस्पिरेटरी के एक दो आपने नाम ले लिए, टेंशन निमोथोरिक्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का नाम नहीं लिया, एम्बोलिज्म, यस। वो इसलिए देखें, आप अभी मैं कोई लिस्ट देख के थोड़ी बता रहा हूँ, मैं सर कार्डियक कॉज भी तो हो सकती है ना। तो यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने दिमाग के अंदर सोच के जवाब दोगे तो आंसर सही होगा। आप रट्टा मार के अन्य बात सुनाना, जिसको कहते हैं ना ब्लाइंडली शुरू करोगे तो फिर आपको कभी याद नहीं होगा। सर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट के रेफरेंस से इसके बाद फिर डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी से हो सकता है, फिजियोलॉजी डिक्रीज आफ्टर लो। हाँ, अब आगे समझ बात। तो आपने दिमाग के अंदर, और आप ये दिमाग के अंदर सोचते जाए, कार्डिक रिलेटेड क्या है, एमआई हो गया, कार्डिक रिलेटेड कार्डिक टेम्पोरेट हो गया, इस्केमिक इन्फेक्शन हो गया, एरिथमियाज हो गया, हो गए, ठीक है, कार्डिक टेम्पोनेट। हाँ जी सर। रेस्पिरेशन में चले जाए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, निमोथोरिक्स हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आप आगे चले जाएं, वो जो है वो न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, एओर्टा केवल कंप्रेशन, फिर आप वॉल्यूम पे चले जाएं, वो पंप का हाइपोवोलेमिया, वैस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर, या तो सिस्टम में से वॉल्यूम निकल गया है
या कंप्रेशन हो गई है या कोई सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस की वजह से फ्लूइड शिफ्ट हो गई है, थर्ड कंपार्टमेंट में चला गया, कंपार्टमेंटल शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन इस तरह कर ली है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं असल में एक तो मुझे कॉल्स भी आ रही हैं, दूसरे मैं काफ़ी थक गया हूँ, आज सुबह से मैं हॉस्पिटल में ही था और मैं आई एम ऑन कॉल। तो इंशाल्लाह बाकी सिनेरियोज भी आप लोग इस तरह ही बोल बोल के डिस्कस कर लें, तो इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करेगा। आज आंसर आपने दूसरा वैसे बाय द वे बेहतर बताए हैं, काफ़ी आंसर, लेकिन काफ़ी आंसर बोंगे मार के न्यूट्रल कर दिया है, ठीक है। जी सर। तरतीब करो, देखो ये प्रैक्टिस कर, यहाँ पर इस टाइम पर अब आपको हर दफा कुछ ना कुछ नई चीज समझ आ जाती है ना, कैपिटलाइज, आपको अल्लाह की तरफ से इतना मौका मिला है, इतना टाइम मिला है, ठीक है। जी सर। तो अब ये जो बाकी सिनेरियोज हैं ये प्लीज आप लोग रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, डायरेक्ट रिकॉर्ड करके फॉरवर्ड ना कीजिएगा, वो फिर फास्ट नहीं मैं सुन सकता, ठीक है। तो अल्लाह ठीक है बाकी सर, इंशाल्लाह कल भेजेंगे आपको। तो बाकी लोगों का शुक्रिया, इंशाल्लाह जिंदगी बखैर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच।